नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका नया दोस्त सुशील कुमार और मैं इस चैनल पे एजुकेशन संबंधित वीडियो डालूंगा जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, हम आधुनिक भारत का इतिहास विस्तारपूर्वक से पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ज्योग्राफी भी कवर करेंगे और पॉलिटिकल भी कवर करेंगे। लेकिन आज से हम पहले तो आधुनिक भारत का इतिहास मतलब इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो आज से हम शुरुआत करते हैं भारत का आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते क्यों है इतना ज़रूरी जो कि हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आधुनिक भारत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हम आधुनिक भारत से जो हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारे देश की संविधान की व्यवस्था है, यह आधुनिक भारत से ही विकसित होती है। जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उनके बाद में जो चार्टर अधिनियम आते हैं, फिर उनके बाद में जो भारत शासन अधिनियम आते हैं। तो ये जितने भी अधिनियम आते हैं, जैसे चार्टर अधिनियम हुए, रेगुलेटिंग एक्ट हुआ और जो भारत शासन अधिनियम हुए, तो इनमें भारत की राज्य व्यवस्था या भारत की जो राजनीतिक क्षेत्र है या राजनीतिक व्यवस्था यहीं से विकसित होना प्रारंभ होती है। इन्हीं अधिनियमों से इन्हीं आधुनिक भारत से विकसित होना प्रारंभ होती है। और जो प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में चली आ रही है औपचारिक व्यवस्था, यह आधुनिक भारत से ही चली आ रही है। ये आधुनिक भारत की ही देन है। तो दोस्तों, हम इसलिए आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम आधुनिक भारत की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हम आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से करते हैं, आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, कहाँ से करते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक भारत की शुरुआत जो यूरोपीय कंपनियां होती है, जो यूरोपीय शक्तियाँ होती है, उनके आगमन से ही आधुनिक भारत की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से करते हैं, जो यूरोपीय कंपनियां थी या विदेशी कंपनियां थी, उनके आगमन से ही आधुनिक भारत की शुरुआत करते हैं। तो वो यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी थी, तो उनके साथ हम जो भारत की आधुनिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, उन कंपनियों को देख लेते हैं जो यूरोपीय कंपनियां थी या यूरोपीय शक्तियाँ थी। तो कौन कौन सी शक्तियाँ थी, कौन कौन सी कंपनियां थी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भारत में आने वाली जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो थी पुर्तगाली, और उनके बाद में फिर डच आते हैं, और उनके बाद में फिर अंग्रेज आते हैं, और उनके बाद में फिर डेनिश आते हैं, और डेनिशों के बाद में फ्रांसीसी आती है। तो दोस्तों, ये 5 कंपनियां भारत में आती है और इन्हीं के आगमन से हम आधुनिक भारत की शुरुआत करते हैं। तो इन कंपनियां जी यूरोपीय शक्ति है जो भारत में आती है, दोस्तों वो देखते हैं कब आती है। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में भारत में आते हैं। कब आते हैं दोस्तों, 1498 ईस्वी में भारत आते हैं। और डच भारत में 1525 ईस्वी में आते हैं, और अंग्रेज भारत में 1599 ईस्वी में आते हैं, और डेनिश 1616 ईस्वी में भारत में आते हैं, और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में भारत में आते हैं। तो ये 5 यूरोपीय शक्तियाँ हैं, तो ये भारत में आती है। तो जबकि दोस्तों, इसी समय भारत में दिल्ली सल्तनत काल चल रहा होता है। और जबकि हम बात करें दोस्तों 1526 ईस्वी में जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है, तो जो भारत में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध सॉरी दोस्तों, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है, और इसी के साथ जो दिल्ली सल्तनत है वो ख़त्म हो जाती है, वो हट जाती है, और इसके बाद में से मुग़ल शासन काल प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, मुग़ल शासन काल कब प्रारंभ होता है, 1526 ईस्वी के बाद में यहाँ से मुग़ल काल प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, मुग़ल काल प्रारंभ होता है वो इन्हीं कंपनियों के समकालीन होता है। लेकिन जो आधुनिक भारत हम पढ़ते हैं तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पढ़ते हैं, ना कि मुग़ल काल से आगमन से पढ़ते हैं, मुग़ल शासन के स्थापित से पढ़ते हैं। तो हमने ये कंफर्म कर लिया कि हम आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से करते हैं। हम आधुनिक भारत की शुरुआत जो यूरोपीय कंपनियां होती हैं उनके
आगमन से हम आधुनिक भारत की शुरुआत करते हैं, ना कि मुगल काल से। तो ये जो भारत में जो 5 कंपनियां आती है, तो इनकी कंपनियों की स्थापना कब होती है? तो दोस्तों देखते हैं कंपनियों की स्थापना कब होती है। जब दोस्तों पुर्तगाली भारत में 1498 ईस्वी में आते हैं, जबकि कंपनी की स्थापना 1505 ईस्वी में करते हैं। और इनके बाद में डच आते हैं और कंपनी की स्थापना 1602 में करते हैं, जबकि आते कब है? 1525 ईस्वी में आते हैं और कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में करते हैं। और इनके बाद में अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज कब आते हैं दोस्तों? 1599 ईस्वी में आते हैं, और जबकि कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखना और समझना कि अंग्रेज डचों के बाद में आते हैं, जबकि कंपनी की स्थापना डचों से पहले करते हैं। डच अंग्रेजों से पहले आते हैं, लेकिन कंपनी की स्थापना 1602 अंग्रेजों के बाद में करते हैं। तो ये जब बात अगर क्वेश्चन कंपनी की स्थापना के अनुसार आए, तो सबसे पहले कंपनी की स्थापना करने वाले पुर्तगाली थे। तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी की स्थापना करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले कंपनी की स्थापना कौन करते हैं? पुर्तगाली करते हैं। जबकि आते कब है? 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आती है, और कंपनी की स्थापना सबसे पहले ही ये पुर्तगाली करते हैं। कब करते हैं दोस्तों? 1505 ईस्वी में करते हैं। अब जब दूसरे नंबर पर कंपनी की स्थापना अंग्रेज करते हैं 1600 ईस्वी में, जबकि ये 1599 ईस्वी में भारत में आते हैं और डचों के बाद में आते हैं, लेकिन कंपनी की स्थापना डचों से पहले करते हैं। तो तीसरे नंबर पर कंपनी की स्थापना डच करते हैं, जो कि अंग्रेजों से पहले आते हैं 1525 ईस्वी में, और कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में करते हैं। और उनके बाद में 1616 ईस्वी में जो डेनिश आते हैं, तो और कंपनी की स्थापना भी 1616 ईस्वी में ही करते हैं। और सबसे लास्ट में आने वाली जो फ्रांसीसी शक्ति है, वो थी फ्रांस, जो 1664 में आते हैं और 1668 में कंपनी की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों ये अब हमने कंपनी की स्थापना के अनुसार इनका क्रम देख लिया। तो इस प्रकार से कंपनी की स्थापना होती है भारत में, और इन्हीं कंपनियों के आगमन से या इन्हीं कंपनियों की स्थापना से हम आधुनिक भारत की शुरुआत करते हैं, ना कि दोस्तों मुगल शासन काल से आधुनिक भारत की शुरुआत करते हैं। जो मुगल काल चल रहा होता है उसको हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने आधुनिक भारत की शुरुआत कर ली है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों जब ये कंपनियां भारत में आती है, ये यूरोपीय शक्ति जो भारत में आती है, तो दोस्तों इनका मकसद क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है इन कंपनियों का आने का, और ये कैसे आती है, किस हालात में आती है, वो क्यों आती है। तो इन कंपनियों का जो भारत में आती है, तो भारत में आने का कोई ना कोई तो उद्देश्य रहा होगा। तो दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का जो उद्देश्य था, वो था ओनली मूलभूत उद्देश्य व्यापारिक लाभ कमाना था या वाणिज्यिक लाभ कमाना था। तो ये उन कंपनियों का उद्देश्य हो गया। तो ये कंपनियां भारत में आती है, और आने के बाद में किस प्रकार से कंपनी की स्थापना करती है, और इनके आने से हमारे देश में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इनके आने से हमारे देश में क्या क्या परिवर्तन होता है दोस्तों। जैसे हम बात करें, इनके आने से हमारे देश में क्या धार्मिक परिवर्तन होता है, क्या सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और क्या राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलता है, या फिर हम बात करें क्या व्यापारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और इनके आने से हमारे देश में समृद्धि होती है, या फिर किस प्रकार से हमारे देश को विनाश की ओर ले जाते हैं। तो इन कंपनियों को विस्तार रूप से पढ़ेंगे दोस्तों। तो इन कंपनियों को विस्तार रूप से पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा प्राचीन के भारत के ऊपर करेंगे, और थोड़ी सी चर्चा हम आधुनिक भारत पर करेंगे। फिर इसके बाद में हम जो यूरोप में घटना घटती है, तभी तो ये कंपनियों का आगमन होता है। क्या तो यूरोप में ऐसी क्या घटना घटी होगी तब ये यूरोपीय कंपनियां भारत में आती है, और क्यों आती है। तो क्यों आती है, तो इनका पहला उद्देश्य तो यही था कि व्यापारिक लाभ कमाना। लेकिन दोस्तों कालांतर में जब आगे जाके ये भारत की राजनीति क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि भारत में प्रत्येक रूप से शासन करने लग जाती है कंपनियां। तो पहले हम बात कर लेते थोड़े से प्राचीन भारत की, कि प्राचीन भारत की इसलिए बात कर रहे हैं दोस्तों, ये प्राचीन भारत से हम जानेंगे यूरोप व भारत के मध्य किस प्रकार से व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं। और फिर मध्यकालीन में हम बात करें तो मध्यकालीन में जो अरब क्षेत्र थे, जो अरब कंट्री थी, उनके मध्य और भारत के मध्य किस प्रकार से
व्यापारी स्थापित होते हैं। तो इन जो व्यापारी संबंध स्थापित होते हैं उनके स्थापित होने के बाद भारत और जो यूरोप व अन्य जो कंट्रियाँ हैं उनके बीच किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है और किन किन मार्गों द्वारा व्यापार होता है, और फिर बात करें किन किन व्यापारियों द्वारा इन वस्तुओं का व्यापार होता है। तो हम एक एक बिंदु को बहुत बारीकी से देखेंगे ताकि हम आधुनिक भारत को, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें समझने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं ना वो आधुनिक भारत का एक बेसिक पॉइंट है, एक बेसिक टॉपिक है, हम बेस तैयार कर रहे हैं ताकि हम जाके आगे जो आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे तो उसमें समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई प्रॉब्लम आएंगी। तो दोस्तों ये मतलब सोचना ये मतलब बेसिक है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक समझना जो बेस हम तैयार करते हैं। तो हम बात करते हैं 326 BC की, जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है। तो दोस्तों सिकंदर भारत पे कब आक्रमण करता है? 326 BC में। तो आक्रमण करने के बाद में भारत व यूरोप के मध्य निकटता आती है। जब दोनों देशों के बीच जब यूरोप व भारत के मध्य निकटता आती है तो व्यापारी संबंध स्थापित होते हैं। तो भारत व यूरोप के बीच दोस्तों कब व्यापारी संबंध स्थापित होते हैं? जब 326 BC में सिकंदर आक्रमण करने के बाद में भारत व यूरोप के मध्य व्यापारी संबंध स्थापित होते हैं। और जब हम मध्यकालीन भारत की बात करें, अरब क्षेत्र मतलब अरबी व्यापारी और भारतीय व्यापारियों के मध्य मतलब भारत क्षेत्र के किस प्रकार से व्यापारी संबंध स्थापित होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सफल आक्रमण करता है और ये भारत के जो सिंध प्रांत हुआ, जो मुल्तान हुआ, तो इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है और 2 साल तक लगभग उन क्षेत्रों पर शासन करता है। इस 712 से लेकर 714 ईस्वी तक ये भारत में शासन करता है। तो 2 साल तक ये भारत में शासन करता है। तो यूरोप मतलब अरब कंट्रीज व भारत के मध्य व्यापारी संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो ये व्यापारी संबंध स्थापित हमने देख लिया कब होता है और कैसे होता है व्यापारी संबंध स्थापित। और व्यापारी संबंध स्थापित हो गए तो दोस्तों व्यापार भी होगा। तो हम उन वस्तुओं को देखते हैं जो किन किन मुख्यतः वस्तुओं को व्यापार होता है और किन किन मार्गों द्वारा व्यापार होता है, और ये जो व्यापार होता है वो कौन कौन सी व्यापारी व्यापार करते हैं। दोस्तों जब व्यापार होता है तो व्यापारी व्यापार करेगा, ना कि किसान व्यापार करेगा। तो पहले वो वस्तुओं को देख लेते हैं जो किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है दोस्तों। तो दोस्तों यूरोप व भारत के मध्य मुख्यतः 3 वस्तुओं का व्यापार होता है। तो 3 वस्तुएं कौन कौन सी है? पहला तो मसाले का व्यापार होता है, दूसरा सूती वस्त्र और तीसरा रत्न व आभूषण। तो ये 3 वस्तुओं का भारत व यूरोप के मध्य व्यापार होता है, क्योंकि ये तीनों वस्तु भारत में बहुत अच्छी मतलब भारत की प्रसिद्ध है। अब जैसे हम बात करें जो मसाला भारत का जो मालाबार तटीय इलाका है, ये मसाले के लिए विशेषतः प्रसिद्ध है। और जो सूती वस्त्र जो गुजरात का क्षेत्र वहाँ पर अधिकतर सूती वस्त्र प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं रत्न व आभूषण। तो रत्न आभूषण भारत में बहुत से पहने जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं हाथों में, कानों में, नाकों में, हर जगह आभूषण पहने जाते हैं। तो ये भारत की जो 3 मुख्य वस्तुएं हैं, इनका भारत से यूरोप की तरफ व्यापार होने लग जाता है। और जो बीच में जो अरबी व्यापारी थे, अब जो अरब वाला क्षेत्र था, अब वहाँ पर तो कोई ऐसी कोई वस्तु है नहीं, ना ही कोई वहाँ पर खेती होती थी, क्योंकि वो इलाका बंजर है। वहाँ पर ना कोई मतलब कृषि करने वाला इलाका है, तो इसलिए वहाँ पर कोई खेती नहीं होती। तो ये अरब क्षेत्र थे, अरबी जो लोग थे वो भी भारत से व्यापार करने लगे, जो भारत से वस्तुएं खरीदते थे और यूरोप में बेचते थे। और जो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ पर भारत की जो वस्तुएं थी उनका व्यापार करते थे। तो ये 3 मार्गों द्वारा इन 3 वस्तुओं का व्यापार होता था। तो दोस्तों वो 3 मार्ग कौन कौन से हम देखते हैं। तो पहला मार्ग था पारस की खाड़ी के द्वारा इन वस्तुओं को व्यापार होता था। दूसरा था लाल सागर, इस मार्ग द्वारा व्यापार होता था। तीसरा था स्थल मार्ग। तो स्थल मार्ग सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था, तो इसके द्वारा भी व्यापार होता था। तो दोस्तों एक बार मैप में देख लेते हैं 3 मार्ग कौन कौन से हैं, एक बार समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये मैप है, थोड़ा सा
में से, इसको ध्यान से देखना। तो दोस्तों ये पहला मार्ग तो ये हो गया। बात करें तो स्थल मार्ग की, तो स्थल मार्ग होते हुए ये भारत हो गया, ये यहाँ तो ये इतना क्या होगा, तो दोस्तों ये भारत हो गया, भारत वाला क्षेत्र है। और ये मध्य एशिया आ गए, जहाँ पर अरब कंट्रीज हैं, इराक, ईरान और भी जो तुर्कमेनिस्तान, तो ये क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर अरबों का शासन था, अरबी मुस्लिम जो शासन करते थे। और ये होगा दोस्तों यूरोप वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर एक रोमन साम्राज्य था। तो ये 3 क्षेत्र हो गए, भारत, मध्य एशिया वाला क्षेत्र जहाँ अरब प्रायद्वीप आ गया, और ये यूरोप आ गया, यूरोप में जो रोमन साम्राज्य था वो आ गया। तो ये पहला मार्ग तो ये स्थल मार्ग हो गया। ये स्थल मार्ग अरब क्षेत्र होते हुए यूरोप की तरफ जाता था। और जो दूसरा था फारस की खाड़ी, ये दोस्तों ये फारस की खाड़ी है, तो इसके द्वारा व्यापार होता था। जो तीसरा मार्ग था वो था लाल सागर। तो ये 3 मार्गों द्वारा व्यापार होता था। अब वो 3 वस्तु थी, ये इंडिया का जो भारत का ये मालाबार क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा मसाले पाए जाते हैं। मसालों की कृषि होती थी। तो ये क्षेत्र, ये एरिया मसालों के लिए प्रसिद्ध है। और ये गुजरात क्षेत्र आ गया, ये यहाँ का सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इन 3 वस्तुओं का व्यापार 3 मार्गों द्वारा होता था दोस्तों, हमने देखा भी। तो ये 3 व्यापारियों द्वारा होता था। ये एक तो गुजराती व्यापारी द्वारा, दूसरा अरबी व्यापारी द्वारा होता था, तीसरा जो यूरोपीय व्यापारी थी जिन्हें जेनेवा व्यापारी भी बोला जाता है, या दोस्तों इनको वेनिस व्यापारी भी बोला जाता है। तो वेनिस व्यापारी क्यों बोलते हैं दोस्तों, एक बार फिर से मैप में देखते हैं इनको वेनिस व्यापारी क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों ये 3 व्यापारी थे, ये 3 मार्गों द्वारा व्यापार करते थे। पहला मार्ग तो स्थलीय मार्ग हो गया, दूसरा फारस की खाड़ी होती व्यापार हो गया, तीसरा मार्ग था लाल सागर होते हुए। इन 3 मार्गों द्वारा व्यापार होता था। तो दोस्तों ये तीनों व्यापारी कैसे भी करके यहाँ पर ये इटली में एक शहर है वेनिस, जो आज भी है दोस्तों, तो यहाँ जाके मिल जाते थे। तो इसी वेनिस शहर से ही पे पूरे यूरोप में, और ये उत्तरी क्षेत्र वाला क्षेत्र आ गया अफ्रीका महाद्वीप का। तो इस यूरोप से जो वेनिस वाला क्षेत्र, इस सिटी है, इसी से पूरे यूरोप में व्यापार होता था वस्तुओं का। जो बाहर से ले जाई गई थी वस्तु, जो मसाला हुआ, जिस मसाला में विशेष तो काली मिर्च और लौंग और इलायची, ये इनका व्यापार होता था। विशेषतः मुख्यतः काली मिर्च का व्यापार होता था। और सूती वस्त्र थे और वो रत्न आभूषण था। तो इसी बिंदु से, मतलब इसी से पूरी यूरोप में व्यापार होता था। तो दोस्तों हमने ये व्यापारी संबंध भी देख लिया और वस्तु भी देख ली, कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार होता था और किन किन व्यापारी द्वारा व्यापार होता था। तो हमने ये देख लिया, और किस प्रकार से व्यापारी संबंध स्थापित होते हैं यूरोप व भारत के मध्य, और वह अरब कंट्रीज के मध्य किस प्रकार से व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं। तो हमने ये देख लिया। तो दोस्तों हम यूरोप की घटनाक्रम को देखते हैं। क्या कारण हुआ, क्या ऐसी घटना घटी जिस कारण भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, और क्यों होता है, और कैसे होता है, और किस हालात में होता है। तो पहले दोस्तों हम यूरोप की घटनाक्रम को देखते हैं, यूरोप में ऐसी क्या घटना घटती है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, यूरोप की घटना को देखते हैं। हम दोस्तों बात करते हैं 15वीं शताब्दी की। कब की दोस्तों, 15वीं शताब्दी की बात करते हैं। इस समय यूरोप में एक बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य हुआ करता था। तो दोस्तों इस 15वीं शताब्दी में जो यूरोप वाला क्षेत्र था, मैं अभी मैप में देखा था, ये रोमन साम्राज्य हुआ करता। तो इसकी 2 राजधानियाँ थी। अब दोस्तों अब जब साम्राज्य बहुत बड़ा है तो इसकी राजधानी भी सीधी सी बात है 2 होगी, क्योंकि शासन चलाने में दिक्कतें आती हैं। तो इसकी जो 2 राजधानियाँ थी वो कौन कौन सी थी, उन राजधानियों को देखते हैं। तो इसकी एक थी पूर्वी राजधानी और एक थी पश्चिमी राजधानी। तो दोस्तों इसकी 2 राजधानी थी कौन कौन सी, एक तो पूर्वी राजधानी जो कुस्तुनूनिया थी, ये पूर्वी राजधानी थी कुस्तुनूनिया, और पश्चिमी राजधानी थी दूसरी जो रोम थी। तो ये दोस्तों 2 राजधानियाँ थी। अब इसे एक बार मैप में देख लेते। तो ये रोमन साम्राज्य था, ये रोमन साम्राज्य हुआ करता था। तो इसकी 2 राजधानियाँ थी, ये पूर्वी राजधानी यहाँ पर जो कुस्तुनूनिया थी,
और ये पश्चिमी राजधानी, जहाँ पर जो पश्चिमी राजधानी थी रोम थी, ये दो राजधानी थी। और ये अरब क्षेत्र था, यहाँ पर अरबों का शासन था, अरबों का साम्राज्य था। तो दोस्तों हम जब बात करते हैं 1453 की, कब की दोस्तों, 1453 की बात करते हैं, तो रोमन साम्राज्य व अरब साम्राज्य के मध्य बहुत भयंकर युद्ध होता है। कब होता है युद्ध दोस्तों, 1453 ईस्वी में रोमन साम्राज्य व अरब साम्राज्य के मध्य युद्ध होता है। तो दोस्तों ये युद्ध राजाओं के मध्य ना होकर एक समुदाय के मध्य होता है। समुदाय के मध्य मतलब कैसे, एक कैथोलिक धर्म मतलब ईसाई धर्म व मुस्लिम धर्म के मध्य होता है। तो इस युद्ध में कैथोलिक समुदाय थी, जो ईसाई धर्म थी, उनकी हार होती है दोस्तों, और अरबों की जीत हो जाती है। तो अरबी जो लोग थे, जो कुस्तुनूनिया, जो रोमन साम्राज्य की जो पूर्व राजधानी थी, उस पर अधिकार कर लेते हैं। उनका अधिकार हो जाता है, किस पर हो जाता है, जो कुस्तुनूनिया पर दोस्तों अरबों का अधिकार हो जाता है, जो रोमन साम्राज्य की पूर्व राजधानी थी। और इसके बाद में जैसे ही जो कुस्तुनूनिया थी, जो पूर्व राजधानी थी रोमन साम्राज्य की, तो अरबों के अधिकार हो जाने के बाद में यूरोप के व्यापारी थे, उनका जो पूर्वी क्षेत्र था उनमें व्यापार करना बंद हो जाता है। क्योंकि स्थल मार्ग था, जो पहले हमने मैप में देखा, जो स्थल मार्ग था, तो पहले से वहाँ पर अरबों का दबदबा था। और रही बात जो दो जलीय मार्ग थे, तो कुस्तुनूनिया का अधिकार हो जाने के बाद में वो दोनों मार्ग भी बंद हो जाते हैं। तो देखते कैसे बंद होते दोस्तों। अब ये यहाँ पर कुस्तुनूनिया थी पूर्वी राजधानी, तो दोस्तों इनका मतलब अरबों का अधिकार हो जाता है। तो ये दोस्तों ये थी कुस्तुनूनिया, यहाँ पर थी अधिकार था, और ये यहाँ पर ये अरबी साम्राज्य हुआ करता था, और यहाँ तक ये रोमन साम्राज्य तो हुआ करता था। जब ये युद्ध हार जाती है 1453 ईस्वी में रोमन साम्राज्य, तो ये अरबों का अधिकार यहाँ तक हो जाता है दोस्तों, यहाँ तक हो जाता है। तो अब इनके अंडर में स्थलीय मार्ग था, तो पहले इनके अंडर में था। अब इस युद्ध में जीत जाने के बाद में अरबों के अंडर में ये जो जलीय मार्ग थे, फारसी खाड़ी वाला और दूसरा लाल सागर वाला, ये उनके इन दोनों के क्षेत्र में आ जाता है। तो इससे क्या होता है, यूरोपीय जो व्यापारी थे, उनका जो पूरी क्षेत्र था, पूरी क्षेत्र मतलब भारत में व्यापार करना बंद हो जाता है। अब दोस्तों यूरोपीय जो व्यापारी थे, जो यूरोपीय लोग थे या रोमन साम्राज्य था, तो उनके पास अब 3 ऑप्शन थे। अब दोस्तों वो 3 ऑप्शन कौन कौन से देखते हैं। पहला ऑप्शन था यह था कि व्यापार करना बंद कर दिया जाए, दूसरा ऑप्शन था वापस युद्ध किया जाए, और तीसरा ऑप्शन था इनके पास नए मार्ग खोजे जाए। अब दोस्तों व्यापार करना तो बंद नहीं कर सकते और वापस युद्ध भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो युद्ध करके आए हैं, वो भी बहुत भयंकर तरीके से हार के आए हैं। फिर इनके पास तीसरा ऑप्शन था कि नए मार्ग खोजे जाए। अब व्यापार करना है तो नए मार्ग खोजने तो पड़ेंगे। अब इस कारण यूरोप में नए मार्ग खोजने की प्रतिस्पर्धा होती है। तो दोस्तों यूरोप में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। किस लिए होती है, नए मार्ग खोजने के लिए यूरोप में प्रतिस्पर्धा होती है। तो दोस्तों ये पुर्तगाली व स्पेनिश थे, पुर्तगाली और स्पेनिश, ये लंबी लंबी समुद्री यात्रा करने में बड़े माहिर थे। और पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने ही भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ किया था। तो दोस्तों भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ किसने किया था, पुर्तगाली व स्पेन वासियों ने ही भौगोलिक खोजों का प्रारंभ किया था। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो यूरोप में मार्ग खोजने की प्रतिस्पर्धा से प्रोत्साहित होकर यूरोप में मार्ग खोजने की प्रतिस्पर्धा से प्रोत्साहित होकर पुर्तगाली की नाविक था एक, उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम था दोस्तों, बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्मासा अंतरिप द्वीप की खोज करती, जिसका नया नाम है आशा अंतरिप, जिसे तूफानी अंतरिप भी कहा जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं मैप के थ्रू। तो दोस्तों ये पुर्तगाली था, ये पुर्तगाल देश है, और ये स्पेन देश है। तो बात करते हैं 1487 ईस्वी की।
तो ये जो यूरोप में प्रतिस्पर्धा होती है, इससे प्रोत्साहित होकर ये 1487 में ईस्वी में ये भारत के मार्ग खोजने के लिए निकलता है। तो ये ऐसे इस तरह से निकलता है और ये यहाँ तक पहुँच जाता है। यहाँ से पहुँचने के बाद में जो यहाँ पर जो स्थित है उत्तमासा अंतरीप की खोज करता है और यहीं से पुनः अपने देश लौट जाता है। यह भारत नहीं पहुंच पाता, भारत पहुंचने का मार्ग नहीं खोज पाते। और इसके बाद में जब बात आती है 1494 ईस्वी में, कब की बात आती है दोस्तों? 1494 ईस्वी की बात करते हैं, जब स्पेन निवासी भारत की मार्ग की खोज करते हुए वो भारत की मार्ग खोज करने के लिए निकलता है। लेकिन वो दोस्तों ऐसे ना जाके सीधा इधर चला जाता है। इधर कहाँ पर पहुंच जाता है दोस्तों? वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, वहाँ पर पहुंच जाता है। वहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, जो जमैका, क्यूबा, तो इन द्वीपों पर पहुंच जाता है। तो क्यों पहुंच जाता है दोस्तों? वो भारत की खोज करने के लिए निकलता है, लेकिन पहुंच कहाँ जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पहुंच जाता है। और वहाँ पर देखता है कि छोटे छोटे द्वीप हैं, तो वो छोटे छोटे द्वीपों की खोज करता है और उनका नाम, अब जब कोई दोस्तों खोज करता है तो चलो इन चीज़ों को कुछ तो नाम तो रखते हैं ना। तो उनको भारत खोजने के कारण उनकी खोज होती है, तो भारत के नाम पर ही वो उनकी खोज करता है। जबकि भारत किधर था? पूर्वी में था, और ये चला किधर जाता है? पश्चिम में चल जाता है। तो इन द्वीपों का नाम वेस्ट इंडीज रखता है। वेस्ट मतलब पश्चिम और इंडीज मतलब द्वीप हो गए, मतलब इंडीज मतलब भारत को खोजने के लिए निकला था, लेकिन ये खोज ये लेता है, तो इनका नाम इसलिए वेस्ट इंडीज हो जाता है। और फिर ये वेस्ट इंडीज खोजने के बाद में अमेरिका पहुंच जाता है, और अमेरिका के खोज का श्रेय भी इसे जाता है। लेकिन जबकि दोस्तों प्रॉपर रूप से हम बात करें, अमेरिका की खोज जो अमेरिको वेस्पुसी है उसको जाता है। किसको जाता है दोस्तों? यहाँ पर लिख देता हूँ, अमेरिको वेस्पुसी पर जाता है, और इसी के नाम से अमेरिका पड़ता है। तो उसके ये दो स्थलों की खोज हो गई है पूरी क्षेत्र की खोज करने के चक्कर में। एक तो बार्थोलोम्यू डियाज और दूसरा वेस्ट इंडीज व अमेरिका की। अब उसके बाद में 1498 ईस्वी में, अब देखते हैं दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। कब की बात करते हैं? 1498 ईस्वी में। कब की? ये 1498 ईस्वी में बात करते हैं। जो वास्को डी गामा जो पुर्तगाल निवासी था, कहाँ का निवासी था दोस्तों? ये पुर्तगाल निवासी था, और ये भारत की खोज करते हुए उत्तमासा अंतरिम के रास्ते से होते हुए, किसके रास्ते से होते हुए? उत्तमासा अंतरिम के रास्ते से होते हुए, ये उत्तमासा जो अंतरिम को खोज की थी, जो बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी, तो उसके रास्ते से खोज करते हुए ये भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त करता है। और ये दोस्तों 90 दिन की यात्रा करने के बाद में ये गुजरात, कितने दिन की यात्रा करने के बाद में दोस्तों? ये 90 दिन की यात्रा करने के बाद में ये गुजरात के तट पे पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर पहुँचने पर उतरता नहीं है, और वहाँ पर एक गुजराती व्यापारी होता है जिसका नाम था अब्दुल मनी। क्या नाम था दोस्तों उसका? अब्दुल मनी का नाम रहता है। और इसकी सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी में कालीकट तट पर पहुंच जाता है। कहाँ पर पहुंच जाता है दोस्तों? कालीकट के समुद्र तट पर पहुंच जाता है, और वहाँ पर उतरता है। कब उतरता है दोस्तों? 17 मई 1498 ईस्वी में उतरता है, और वहाँ पर पहुंच जाता है। तो इस समय ये 1498 ईस्वी में, उस समय इस क्षेत्र का जो राजा होता है उस राजा की जो पैतृक जो उपाधि रहती है वो जमोरिन रहती है। तो ये जमोरिन जो राजा रहता है तो इसका स्वागत करता है। तो इस प्रकार से भारत में यूरोपियों का आगमन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। अब जब भारत में जो ये वास्को डी गामा भारत आने का मार्ग खोज कर लेता है, फिर ये पुनः अपने देश लौट जाता है। फिर उसके बाद में जो 1500 ईस्वी में द्वितीय जो पुर्तगाली आते हैं वो केब्राल आता है। तो इसके बाद में दोस्तों आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार पुर्तगाली भारत में आते हैं और किस प्रकार से वो भारत में आने के बाद में
कंपनी स्थापित करते हैं और किस प्रकार से वो जो स्थलीय जो मतलब जो लोकल राजा रहते हैं उनसे संघर्ष करते हैं, और उनके जो कालांतर में किस प्रकार जो आपस में जो यूरोपीय शक्तियाँ रहती हैं उनके बीच में संघर्ष होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।